जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और आज है 4 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर जो है वो देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारे पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं गाइस। प्रीलिम्स मेंस के लिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत कोर्स को ज्वाइन कर लें। और हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। चलो, सेशन के आज की ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से। कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताइएगा, देखते हैं कौन इसका आंसर जो है वो सही तरीके से दे पाता है। और तो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आप जो है वो आज की डेट में एसडीएम की पोजीशन पर हैं। ठीक है, आप एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर की पोजीशन पर हैं और अचानक से एक पावरफुल नेता का कॉल आपके पास आता है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन है ना, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। आपके पास एक पावरफुल नेता का कॉल आ रहा है और नेता जो है वो भड़कती हुई आवाज में जो है वो कह रहा है कि तुरंत मेरे बेटे को जो है छिड़वाओ और तुम्हारे अधिकारी ने उसको थाने में बंद कैसे कर दिया और तुरंत उसको जो है वो छुड़वाओ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उसने फोन काट दिया। तो आपने पता किया तो ये निकल के आता है कि एक डीएसपी जो है वो आपके क्षेत्र अधिकार में जब आता है तो उसने एक नेता के बेटे को जो है वो अरेस्ट किया था क्योंकि वो ड्रिंक और ड्राइव कर रहा था। यानी कि नॉर्मली दारू पी के सिर्फ सिंपली गाड़ी चला रहा था। उसने किसी को ठोका नहीं, किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं किया, बट वो सिंपली दारू पी के गाड़ी चला रहा था। और जो चेकिंग, रेगुलर चेकिंग के दौरान जो है वो पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा तो फिर उसने थोड़ी सी बदतमीजी बदतमीजी भी नहीं, उसने बस ये बताया कि अरे छोड़ दो यार, मुझे मेरे पिताजी ये हैं, जाने दो। बट डीएसपी ने जो है वो उसको जाने नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी और उसको जो है वो अभी थाने में जो है वो बंद किया हुआ है। और नीता का गुस्से में जो है फोन आया है चिल्ला चोट करते हुए कि तुरंत मेरे बेटे को छुड़ाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो आप क्या करेंगे इस पूरी सिचुएशन में? आपका क्या रोल होगा? वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, पहले सोचो और बताओ कि क्या रोल होगा अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए जब आप अधिकारी के पद पर हो। और लास्ट लेक्चर्स में काफी सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स भी आए हैं। प्रीति मिश्रा, वेरी गुड। प्रीति मिश्रा को डॉग से डर लगता है, मुझे भी पहले लगता था बहुत, राइट, बट जब से मैंने दौलत को लिया है तो उसके बाद से मुझे डर नहीं लगता। वेरी गुड। इजी है आईडी से भी जो स्टूडेंट है वो भी रेगुलरली आंसर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आकांक्षा भी आंसर जो है वो कर रही है। हाँ यार, चिपकली तो बिल्कुल, वो तो एक अलग ही लेवल का फियर है चिपकली का तो। आयुषी सिंह भी बहुत बढ़िया। गोल्डी बहुत बढ़िया, फैंटेस्टिक। पायल भारती बहुत बढ़िया। दिव्य प्रकाश फैंटेस्टिक। और ठीक है, तो बस इसी प्रकार से जो है वो रेगुलर बेसिस पर आंसर जो है वो देते रहो, कंटिन्यूटी अपनी मेंटेन करो। और आज के ये सब टॉपिक्स हैं गाइस जिनको हम लोग एक एक करके जो है वो काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से जो है वो इन टॉपिक्स को जो है वो सुनना। तो जो सबसे पहला टॉपिक है जिसके बारे में जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये टॉपिक बेसिकली निकोबारीज जनजाति से रिलेटेड है। अंडमान एंड निकोबार हम लोग को आइलैंड देखने को मिलता है ना, तो वहां पर निकोबार में मौजूद जो ट्राइबल ग्रुप है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है। और जो निकोबारी जनजाति है इनकी जेनेटिक रूट्स और उनके माइग्रेशन के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि समझ रहे हो, यानी कि वो कहाँ, मतलब किस क्षेत्र से वो ओरिजिनली बिलोंग करते थे। जो आज की डेट में जो जनजाति है वो किस क्षेत्र से आई है निकोबार आइलैंड में, और कौन सा रूट उन्होंने अपनाया था यहां पर आकर बसने के लिए। तो इसी पर ही थोड़ी सी चर्चा होगी। पहले तो न्यूज के बारे में चर्चा कर लें। और देखो, जो भी चीज मैं बोलूंगा लिखने की सिर्फ वही चीज लिखनी है, बाकी उसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं कुछ, है ना। इंपॉर्टेंट चीज जो लगेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हाल ही में यूरोपियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, इसमें एक नया जेनेटिक स्टडी पब्लिश होता है जो बताता है कि निकोबारीज लोगों के माइग्रेशन टाइमलाइन जो है वो रीडिफाइन मतलब किया गया है कि निकोबारीज लोग जो है वो कहां से आए हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ऑस्ट्रो एशियाटिक एंसेस्टर्स यानी कि 11,000 साल पहले निकोबार आइलैंड में आए थे। लेकिन एडवांस डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक से यह कंफर्म हुआ है कि यह माइग्रेशन 5,000 साल पहले हुआ। यानी कि एक स्टडी में थोड़ा डिफरेंस आया। पहले जो हमने स्टडी करी थी उसमें यह पता लगा कि निकोबार में रहने वाले लोग यहां पर आकर बस गए थे 11,000 साल पहले, बट अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, 5,000 साल पहले ही आकर बसे हैं।
मतलब पहले ये माना जाता था कि निकोबारी साउथ एशिया से आए थे, लेकिन अब पता चला है कि उनका असली माइग्रेशन साउथ ईस्ट एशिया से था। राइट, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि निकोबारीज और लाओस थाईलैंड रीजन की तिन माल कम्युनिटी, इनके बीच एंसेस्ट्रल लिंक भी स्टैब्लिश हुई है। तो ये जो पॉइंट है, ये आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखेंगे, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले तो आपको समझ में आएगा निकोबारी ट्राइब, ये आपको समझने की जरूरत ही नहीं, निकोबार की ट्राइब है ना, क्लियर। ये लिख लो आप, तिन माल कम्युनिटी, हितिन माल या तिन माल कम्युनिटी, हत्तिन बोलते हैं वैसे तो। ये कहा कि लाओस थाईलैंड क्षेत्र की, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स वगैरह में कि ये कम्युनिटी कहाँ की है, तो लाओस थाईलैंड। तो स्टडी क्या बता रही है, स्टडी ये बता रही है कि निकोबार में रहने वाले लोग और ये जो लोग हैं हतिन माल कम्युनिटी, इनके जो पूर्वज हैं ये सेम है। तो ये लिंक जो है वो अभी नई स्टडी ने जो है वो क्रिएट जो है वो कर दिया है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये लोग साउथ एशिया से आए हैं, बट अब ये बोला जा रहा है कि नहीं, ये लोग जो निकोबार में आकर बसे हैं 5,000 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया से जो है वो आए। बस इतना आपको जो है वो ध्यान में रखना है। और ये स्टडी बताती है कि निकोबारीज लोग ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से अपनी जेनेटिक आइडेंटिटी को काफी हद तक प्रिजर्व कर पाए हैं, क्योंकि अलग रह रही हैं, तो इसलिए अपनी जेनेटिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया हुआ, इसलिए डायरेक्टली उनके पूर्वजों के बारे में जो है वो लिंक इनके डीएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए एनालिसिस को देखकर जो है वो पता लग ही जा रहा है। तो इसी चीज के बारे में हमें बात करनी है, ये जेनेटिक रिसर्च की। इस स्टडी में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के 1560 के आसपास लोगों की जेनेटिक मार्कर एनालिसिस किया गया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस की अगर हम बात करें तो पहले की स्टडी सिर्फ माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए जो सिर्फ मदर से आता है, इसको एनालाइज किया गया। अब एडवांस डीएनए सीक्वेंसिंग इस बार जो हुई है, इसमें बाय पेरेंटल डीएनए भी एनालाइज किया गया, जिसमें जेनेटिक हेरिटेज का एक और क्लियर पिक्चर मिला। फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए, ये एक जेनेटिक टेक्निक है जो बताती है कि किसी पॉपुलेशन की एंसेस्ट्री, उनके पूर्वज किस तरफ इंक्लाइन है, यानी कि कहां से आए हैं। और इससे कंफर्म हुआ है कि निकोबारीज जेनेटिक मेकअप साउथ ईस्ट एशियन ग्रुप से क्लोजली लिंक्ड है। फिर एक एड मिक्सचर एनालिसिस भी हुई जो बताती है कि निकोबारीज का जेनेटिक मटेरियल किन एंसेस्ट्रल ग्रुप से इनहेरिट हुआ, यानी कि जो पूर्वज है वो कहां से आए हैं। तो ये सारी स्टडीज कंफर्म करती है कि निकोबारीज लोग 5,000 साल पहले निकोबार आइलैंड में बस गए थे। अब देखो, ये चीज आपको उतने ध्यान से अभी के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको ये बहुत बेसिक सी चीज तो है ही कि डीएनए को रहे वो स्टडी करके रहे हो, आप किसी के पूर्वजों के बारे में रहे हो पता लगा सकते हो। अरे बोलते ना कि बच्चा किसका डीएनए मैच करा के देख लो, बस वही है, इन्होंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग करी, तो उसके थ्रू जो है वो अभी नई स्टडी के थ्रू पता लग गया है कि इनका रिलेशन जो है निकोबारी ट्राइबल ग्रुप का, ये साउथ ईस्ट एशिया के साथ है। बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं निकोबारीज लोगों के ज्योग्राफिकल और एथनिक बैकग्राउंड के बारे में। तो निकोबार आइलैंड का आइसोलेशन बे ऑफ बंगाल में है, यानी कि अलग ही दिखता है ना निकोबार आइलैंड हम लोग को मेनलैंड से, है ना, अलग है, दूर है। और अंडमान निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। ये 19 आइलैंड का ग्रुप है। ये चाहो तो ये फैक्ट लिख सकते हो कि कितने आइलैंड हम लोग को निकोबार में देखने को मिलते हैं, 19 आइलैंड। और जिसमें कार निकोबार, राइट, कामोर्ता, ननकोवाई, ननकोर, ननकोरी और ग्रेट निकोबार, ऐसे मेजर आइलैंड शामिल हैं। निकोबारीज मंगोलाइट एथनिक ग्रुप से बिलोंग जो है वो करते हैं, चाहो तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, राइट। ये मंगोलाइट एथनिक ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं निकोबार के लोग, राइट, मंगोल्स वाले, है ना। और बताया जाता है कि इनकी पॉपुलेशन 27,000 से ज्यादा है। ये लोग 6 रीजनल ग्रुप में डिवाइडेड हैं, कार निकोबार, छौरा, राइट, त्रेसा, बोमपोका, सेंट्रल ग्रुप, सदर्न ग्रुप, शोम्पेन जो ग्रेट निकोबार की एक आइलैंड ट्राइब है। ये शोम्पेन का नाम जरूर जो है वो ध्यान में रख लेना, ये पहले एक बार एग्जाम में जो है वो आ चुका है शोम्पेन। ये ग्रेट निकोबार के अंदर ट्राइबल ग्रुप हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये लोग अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को अब तक मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि आइसोलेटेड है, मतलब जो मेन लैंड में पॉपुलेशन उससे काफी अलग है, सेपरेट रह रहा है, राइट। तो इसलिए इनका कल्चर जो है वो अभी भी प्रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल एक्सपेक्ट की बात करें तो निकोबारीज लोग का सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर काफी यूनिक है। यहां पर पैट्रियार्कियल जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलता है। इनका एक टू हेड सिस्टम है जो कि एक एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर है, जिसमें जमीन, कोकोनट ट्रीज और जो सुअर होते हैं, पिग्स होते हैं, इनकी कलेक्टिव ओनरशिप में आते हैं,
राइट। तो यानी कि ये मान के चलो कि ये सभी लोग जो है वो एक साथ मिलकर जो है वो रहते हैं। ये पूरी जितनी भी इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं, उनको इक्वली जो है वो शेयर करते हैं। और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली खमुक ब्रांच से बिलोंग जो है वो करते हैं, जो इनको साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी से लिंग्विस्टिक लिंक प्रोवाइड कराता है। और कल्चरल लाइफस्टाइल की बात करें तो ये लोग ज्योग्राफिकली काफी आइसोलेटेड होने की वजह से अपनी ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस इकोनॉमी और कल्चरल प्रैक्टिस को प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये मेनलैंड सोसाइटी के साथ जुड़े नहीं, तो इसलिए इनकी कल्चरल और जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो चलती आ रही है ना। तो ये लोग नेचर से काफी जुड़े हुए हैं और इनकी आजीविका जो है वो एग्रीकल्चर और फिशिंग के ऊपर डिपेंड करती थी। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक और एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखो यार, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझने में मदद मिलेगी इससे। यानी कि ये जो अभी नई स्टडी आई है, तो स्टडी को समझ मतलब देखकर हम लोग जो है वो हमारे अर्ली ह्यूमंस को जो है स्टडी कर सकेंगे कि पहले के लोग कहाँ से आए। ये एक पैटर्न जो है वो पता लगेगा हिस्टोरियंस को। इंडियन ओशियन रीजन में पॉपुलेशन मूवमेंट्स के आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के गैप्स को फिल करने में मदद मिलेगी। ये प्रूफ मिलता है कि निकोबार आइलैंड का अर्ली सेटलमेंट साउथ एशिया नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया से हुआ था, है ना। और निकोबारीज एक जेनेटिकली प्रिजर्व पॉपुलेशन है जो एंशियंट ह्यूमन अडॉप्शन को समझने में एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट हो सकती है। तो बस ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, बस बाकी और कुछ आपको ध्यान में रखने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है निकोबारीज लोग का हेल्थ और एनवायरमेंट से कनेक्शन। ये लोग आइसोलेशन की वजह से भारी पैथोजन से काफी हद तक जो है वो बाहरी जो आउटसाइडर के पैथोजन होते हैं ना उससे काफी सेफ रहते हैं। कोविड-19 के टाइम इनके आइसोलेशन का फायदा हुआ और ये लोग लार्जली सेफ रहे। लेकिन ये लोग हाई पॉल्यूशन और एक्सटर्नल डिजीज के लिए वल्नरेबल हो सकते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम अडॉप्ट नहीं हुआ है। मतलब बात वही कहते हैं ना कि भाई अभी इनके पास इतने पैथोजेंस इनकी बॉडी में ही नहीं है, और बाई चांस अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति भी अगर इनसे मिलने चला जाए तो वो अपने साथ इतने डिजीज, इतने पैथोजन, इतने बैक्टीरिया लेकर जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जाएगा उसका इम्यून सिस्टम तो सॉलिड है ना। बट इन लोग का इम्यून सिस्टम सॉलिड नहीं है, तो इनके पास जाएगा तो इनको बीमार जो है वो कर देगा, मौत भी हो सकती है इन लोग की। तो इनका जेनेटिक इम्यूनिटी सिस्टम स्टडी करके ह्यूमन इम्यून एडॉप्शन पर नए रिसर्च भी हम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिसरप्शन के इम्पैक्ट को समझने के लिए ये पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी के तौर पर जो है वो देखने को मिल सकती है। बस यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और आने वाले दिनों में ये स्टडी और नई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगी। निकोबारीज जैसे आइसोलेटेड पॉपुलेशन में जेनेटिक एडाप्टेशन का और डिटेल स्टडी जो है वो किया जाएगा। साइंटिस्ट नेचुरल सिलेक्शन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इम्पैक्ट देखेंगे जो इनके सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करता है। इम्यून रिस्पॉन्स वेरिएशन और डिजीज ससेप्टेबिलिटी की स्टडीज को और एक्सपेंड किया जाएगा और लिंग्विस्टिक और कल्चरल स्टडीज भी की जाएगी जो निकोबारीज और उनके नेबरिंग कम्युनिटीज के बीच इंटरैक्शन को मतलब समझाएंगे। और शोम्पेन जो ट्राइब्स है, जो कि एक और इंडिजीनियस निकोबारीज ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, उनका भी जेनेटिक रिसर्च जो है वो किया जाएगा। तो देखो यार, ये था एक निकोबारीज लोगों की जेनेटिक रूट्स पर एक डिटेल एनालिसिस। और ये रिसर्च हमें सिर्फ एक जनजाति की हिस्ट्री नहीं बताती है बल्कि ह्यूमन माइग्रेशन, एडाप्टेशन और इवोल्यूशन को भी और अच्छी तरीके से समझने का मौका देती है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी थी, नई स्टडी के थ्रू पता लगा है कि ये निकोबारीज पीपल जो माइग्रेट हुए हैं वो 5,000 साल पहले हुए हैं, ना कि पुरानी स्टडी के थ्रू बताया जाता है कि 11,000 साल पहले। दूसरा, ये साउथ एशिया से बिलोंग नहीं करते, ये साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं। और मैंने आपको एक लाओस थाईलैंड की एक ट्राइबल ग्रुप का नाम बताया था, तो वो आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है, राइट। बस, और शॉम्पेन ट्राइब तो आपको पता ही है, दैट्स इट। बट बाकी इसमें कुछ था नहीं, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आएंगे, और जो चीज मैंने आपको बताई है सिर्फ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम डी नोटिफाइड, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड भी कई बार स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया था कि डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बताइए। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो देखो यार, अभी हाल ही में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक एक्सटेंसिव एथनोग्राफिक स्टडी की है जिसमें 268 डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को क्लासिफाई किया गया है।
ये स्टडी नीति आयोग के एक पैनल के अंडर 3 साल तक चली और अगस्त 2022 में कंप्लीट हुई। 179 कम्युनिटीज को एससी एसटी या ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का रिकमेंडेशन दिया गया। 63 कम्युनिटीज को ट्रेसेबल डेटा मतलब इनका नहीं मिला, और जो उनके माइग्रेशन पर एक चिंता का विषय है। और ये रिपोर्ट अभी भी नीति आयोग पैनल के रिव्यू में है और फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट का फाइनल अप्रूवल आया नहीं है एट प्रेजेंट। तो हम इस रिपोर्ट को वो उतना डिटेल में नहीं कवर करेंगे, क्योंकि जो चीज फाइनल अप्रूवल की होती है वो चीज आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की होती है। और जब ये चीज अपने फाइनल अप्रूवल के लिए नहीं है तो ये हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब हमारे लिए एट प्रेजेंट जो है वो क्या चीज काम की है, तो ये ध्यान में रखो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सॉरी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल नहीं एंथ्रोपोलॉजिकल। ऑब्वियसली एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी जो है वो रही, आर्कियोलॉजिकल तोड़ना है। और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने जो है वो एक स्टडी कंडक्ट कर रही है, राइट, नीति आयोग के अंडर। याद रखना बस, नीति आयोग के अंडर इस प्रकार की एक स्टडी जो है वो की जा रही है। और स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितनी भी ये सब ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अब ये कौन से ट्राइबल ग्रुप्स है कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये वो लोग हैं जो अभी तक एस सी एस सी या ओबीसी कैटेगरी में नहीं है। तो ये पैनल बैठा हुआ है, ये एक्सपर्ट ग्रुप बैठा हुआ है जो ये बताएगा कि किस ट्राइबल ग्रुप को किसका हिस्सा बनाए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी का। समझ रहे हो आप बात को? बस ये चीज ध्यान में रखना। तो इन्होंने अभी तक तो एक रिकमेंडेशन दिया है कि 179 कम्युनिटीज को इंक्लूड करो, बट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये कमेटी करके आ रही है, ये एक्सपर्ट पैनल करके आ रहा है, इस चीज तो समझ में आ गई ना आपको, है ना, कि जितने भी लोग हैं जो एस सी एस टी ओबीसी की कैटेगरी में नहीं है, जो डीनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स हैं, राइट, सेमी नोमैटिक हैं, राइट, तो इन लोग जो है इन लोग को जो है वो रखा जाएगा, कैटेगराइज जो है वो किया जा रहा है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी थी और कुछ नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि डीनोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड और सोशली एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज में आते हैं। यानी कि समाज में जो है वो उनको पीछे फेंक दिया गया है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला ही नहीं। और इनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना होने की वजह से सरकारी स्कीम का भी इनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये जो अभी स्टडी कर रहे हैं, एथनोग्राफिक रिसर्च, फील्ड सर्वे और लिटरेचर रिव्यू का कॉम्बिनेशन है। ओडिशा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने भी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम किया। और 2017 में एक नेशनल कमीशन ने भी आइडेंटिफाई किया था कि 269 डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स, नोमैडिक ट्राइब्स या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स अभी भी क्लासिफाई होने बाकी हैं। इवन कोलोनल पीरियड का ब्रिटिश राज के समय पर जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 आया था, इसकी वजह से ये कम्युनिटीज ब्रिटिश राज के दौरान क्रिमिनलाइज की गई थी। अभी कुछ समय पहले इससे रिलेटेड भी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था। और 1952 में यह कानून जो है वो रद्द किया गया, लेकिन आज भी समाज के अंदर भेदभाव और इनके एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, जिसके चलते इनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा कि जिससे कि ये ऊपर उठकर आ सके। तो ये एक मेन चीज हम लोग को देखने को मिली। अब देखो, रिपोर्ट के बारे में जो चीज अभी आई है वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ध्यान में नहीं रखना है ज्यादा कि 179 कम्युनिटीज जो है उनको एस सी एस टी ओबीसी में डालने की बात की जा रही है। 46 को ओबीसी के अंदर, 29 को एससी के अंदर, 10 कम्युनिटी को एसटी के अंदर, है ना। फिर इसके अलावा सबसे ज्यादा नई कम्युनिटीज उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें आइडेंटिफाई की गई हैं। 9 कम्युनिटीज के क्लासिफिकेशन को करेक्ट करने की रिकमेंडेशन दी गई, क्योंकि उनका स्टेट और सेंट्रल रिकॉर्ड में गलत कैटेगराइजेशन था। 63 कम्युनिटीज को नॉट ट्रेसेबल मार्क किया गया है। इसका मतलब हो सकता है कि ये लार्जर कम्युनिटीज में मर्ज हो जाए, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया हो, या फिर ये माइग्रेट हो गई हो। तो कुछ डीनोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं, इनके रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, क्योंकि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिलेटिवली बेटर है। तो सिर्फ उन्हीं को ही एस सी एस टी ओबीसी के कैटेगरी में डाला जा रहा है जो पिछड़े हैं, जिनको जरूरत है, राइट। अब सुनो, प्रोसीजर जो है वो क्या हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है एस सी एस टी ओबीसी लिस्ट को जो है वो चेंज करने का या ऐड करने का या हटाने का ग्रुप्स को। तो देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एस सी एस टी ओबीसी लिस्ट में कोई कम्युनिटी कैसे शामिल होती है। इसका एक प्रॉपर
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है गाइस, वो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्कर करेंगे आप, लिख लो आप ये पहला पॉइंट तो, कि प्रोसीजर जो है वो क्या है एससी एसटी ओबीसी लिस्ट इंडिया के अंदर ऑल्टर करने का। तो स्टेप वाइज है। स्टेप वन, स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन, प्रपोजल स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से आना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कि प्रपोजल जो है वो कौन देगा, स्टेट देगी या यूनियन टेरिटरी देगी कि हाँ ये फलाना कम्युनिटी को जो है वो लिस्ट में शामिल करो। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा वेरिफिकेशन होगा, डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक डेटा एनालाइज किया जाएगा कि वाकई में ये पिछड़े हैं कि नहीं है। तीसरी स्टेप में नेशनल कमीशन रिव्यू करेगा, जो रिलेटेड एससी एसटी या ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो ली जाती है इसी चीज से रिलेटेड, यानी कि आप कमीशन के सामने जो है वो रिव्यू जो है वो जाएगा कि भाई इनको रखने की बात की जा रही है, अब आपका क्या ओपिनियन है नेशनल लेवल पर। फिर यूनियन कैबिनेट अप्रूवल देगी और पार्लियामेंट के अंदर एक बिल आएगा, प्रपोजल जो है वो कैबिनेट से अप्रूव होकर पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगा तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे, उसके बाद फिर कोई कम्युनिटी एससी एसटी ओबीसी की लिस्ट में शामिल होगी। तो आप लिखोगे कैसे, देखो पहली चीज तो इसमें ये पूरे पॉइंट्स लिखोगे आप, ये पूरे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी को शामिल करना है तो अगर एससी की लिस्ट में शामिल होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, और उसका उसका एक इतिहास भी होना चाहिए, लिंक टू हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी, कि भाई अछूत वाला इतिहास होना चाहिए। एसटी की बात करें तो इसके अंदर प्रिमिटिव ट्रेड्स जो है वो होने चाहिए, राइट, यानी कि आदिम लक्षण जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं कि मतलब पहले के जमाने पे लोग कैसे रहते थे, राइट, तो वैसे उनका ट्रेड्स होने चाहिए, वैसे उनके लक्षण होने चाहिए। एक अलग उनके कल्चरल प्रैक्टिस होनी चाहिए, जोग्राफिकली वो अलग रहने चाहिए। और फिर वही सोशियो इकोनॉमिक, ये डेप्रीविएशन, सामाजिक आर्थिक अभाव, तो ऐसी चीजें देखी जाती हैं। फिर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए तो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में उनका पर्याप्त जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसको देखा जाएगा तो ओबीसी में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये तो पहला क्राइटेरिया होगा कि भाई किस में रखना है, एससी में रखना है, एसटी में रखना है या ओबीसी में रखना है। अब प्रोसेस, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी, स्टेट या यूटी, है ना, यानी कि ये बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ की ये फलाना ट्राइबल ग्रुप को इसमें शामिल करो। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे होते हैं वो फिर जानकारी लेंगे, वो अलग अलग डेटा को जो है वो निकालेंगे, देखेंगे कि उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा रहा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा रहा। फिर उसके अलावा फिर नेशनल लेवल पर जो अलग अलग कमीशन हम लोग को देखने को मिलते हैं उनके पास जाएगा कि आपकी क्या ओपिनियन, वो भी बताएं। तो जब ये दोनों तीनों सब अप्रूव कर देंगे, फिर उसके बाद यूनियन कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। फिर यूनियन कैबिनेट जो है वो पूरी रिकमेंडेशन को इवेल्युएट करेगी ध्यान से कि दोनों कमीशन ने, यानी कि एक तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का क्या रिकमेंडेशन आया, नेशनल कमीशन के क्या रिव्यूज आए, तो उन सब चीजों को देखने के बाद फिर कैबिनेट ने अगर अप्रूव कर दिया तो बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और बिल अगर पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ और पास हो गया तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट उसको एसेंट देंगे, और फाइनली एक कम्युनिटी जो है वो एससी एसटी या ओबीसी में चली जाएगी जो अभी तक लिस्टेड नहीं है, जो डी नोटिफाइड है या नोमैडिक है या सेमी नोमैडिक है। समझ रहे हो, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। अब देखो ये पूरी प्रोसेस अलग अलग इंस्टीट्यूशन के थ्रू होती है। एक तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लिख लेना ये वाली चीज भी, कौन से इंस्टीट्यूशन पूरी स्टडी में, अच्छा ये वाली स्टडी जो की जा रही है उसमें जनरली आपको पता होना चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूशन इस प्रकार की स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई थी, 1945, है ना, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर अक्सर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, तो कोलकाता जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। कोलकाता में वो है, कल्चरल बायोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पर ये रिसर्च करते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं। दूसरा आपका ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी लिख लेना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, और 28 केंद्र है इसके पूरे इंडिया के अंदर, ये फैक्ट भी जब डाल देना। और ठीक है, ट्राइबल पॉलिसीज कल्चर डेवलपमेंट पर ये फोकस करते हैं, नाम से अंदर ट्राइबल रिसर्च, तो ट्राइबल पर रिसर्च करेंगे और क्या। फिर तीसरा इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आ सकता है किसके अंडर आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखेंगे, 1961 में स्टैब्लिश किया गया था ये, राइट। और पूरे जितना भी डेटा वगैरह जो होता है उसको ये पूरा चेक करते हैं, देखते हैं कि भाई सेंसस को देखते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे के अलग अलग डेटा को रहे वो देखते हैं। अब ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी ओबीसी के लिए प्रोविजंस हैं
फंडामेंटल राइट्स देख लो आप, रिजर्वेशन का सिनेरियो देख लो, 1723 15 क्लॉज 4 16 क्लॉज 4। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आर्टिकल 330 332 के अंदर है। SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में रिजर्व सीट्स हैं, पता है ना आपको। फिर आर्टिकल 340 के तहत ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट करने का अधिकार रखते हैं जो बैकवर्ड क्लासेस की एनालिसिस जो है वो करें। तो ये सब फैक्ट ध्यान में रखना, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल, राइट। तो ये सब चीजें ट्राइबल ग्रुप उससे रिलेटेड है। नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST ये बनाया गया है आर्टिकल 338 के तहत। ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आप पॉलिटी के अंदर ऑलरेडी पढ़ते ही हो, राइट, हमारे जनरल स्टडीज की क्लासेस में। और मैंने आपको बता ही दिया कि जनरल स्टडीज पर कमांड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरल स्टडीज पर कमांड नहीं है तो आप इस गेम को कभी नहीं जीत पाओगे। तो इसीलिए ये दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जनरल स्टडीज की क्लास शुरू कर दो आज से ही। तो देखो यार, अब इतनी आसान भी चीजें नहीं होती, काफी सारी चुनौतियां भी होती हैं। कई बार काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता। बहुत सी कम्युनिटीज अलग अलग राज्य में शिफ्ट हो चुकी होती हैं। कोई एक्सपर्ट मानते हैं कि जो DNT है, डी नोटिफाइड ट्राइबल ग्रुप्स हैं, या नोमैडिक ट्राइब्स हैं, या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके लिए एक अलग कैटेगरी बनानी चाहिए। तो हमें पता है स्टेट लेवल की रिसर्च को स्ट्रांग करना होगा, लीगल फ्रेमवर्क को और मजबूत करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि दुनिया भर में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही है उस पर हम काम करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, और जितनी चीज मैंने आपको लिखने के लिए बोली बस उतनी ही ध्यान में रखना। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत सॉवरेन वेल्थ फंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 90% से ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंडिया विचार कर रही है, कंसिडरिंग। तो जब ये विचार पूरा हो जाएगा तब वैसे क्वेश्चन आएगा, बट इससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए कि 90% ज्यादा है कि आ सकता है, क्योंकि विचार कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये शुरू भी हो सकता है। बट जब तक शुरू नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आएगा नहीं। तो बट फिर भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। तो देखो विचार किया जा रहा है अभी तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और विचार वाली जो चीज होती है वो एग्जाम में वैसे तो कभी आती नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो भारत में एक नेशनल वेल्थ को अनलॉक करने के लिए भारत सॉवरेन वेल्थ फंड या द भारत फंड इस्टेब्लिश करने का विचार चल रहा है। सवाल ये उठेगा कि ये भारत फंड है क्या, या भारत सॉवरेन वेल्थ फंड या द भारत फंड क्या है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो सरकारी कंपनीज होती हैं और बैंक्स हैं, इनमें सरकारी इक्विटी का मैनेजमेंट करेगा। ये सरकार के शेयर्स का मैनेजमेंट करेगा सिंपल शब्दों में, ताकि 40 लाख करोड़ यानी कि 450 से लेकर 500 बिलियन डॉलर की नेशनल वेल्थ को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके। इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो सरकारी घाटा जो हो रहा है, राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन एनर्जी, AI, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब। तो इसका फाइनल फ्रेमवर्क अभी डिस्कशन स्टेज में है, लेकिन अगर इंप्लीमेंट होता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए तो इससे रिलेटेड नोट्स मत बनाना, अभी सिर्फ सुन लो, समझ लो, बाद में जब फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर से आएगा न्यूज में। तो अभी के लिए सिर्फ समझो चीजों को। तो सॉवरेन वेल्थ फंड SWF क्या होता है, तो डेफिनेशन। सॉवरेन, देखो जहां पर भी सॉवरेन लगता है ना, ये समझ लेना सरकारी बात हो रही है। जैसे सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, सरकारी बॉन्ड्स, है ना। तो ये एक सॉवरेन वेल्थ फंड एक सरकारी इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टेट सरप्लसेस को फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपल शब्दों में, सरकार का जो फायदा होगा, ये कंपनी बैठकर, देखो यार म्यूचुअल फंड वाली कंपनी जैसे काम करती है ना, वैसे ये है। मतलब इसके अंदर आपको एक्सपर्ट्स लोग देखने को मिलेंगे, ये देखेंगे अच्छा यहां से सरकार का फायदा हुआ, चलो इस पैसे को निकाल के दूसरे सेक्टर में डाल दो, जिससे कि पैसे से पैसा बनाओ। मतलब इस कंपनी का काम होगा कि पैसे से पैसा बनाना है, राइट। और जो बहुत जरूरी होता है, भाई आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक कंपनी से आपने कमा लिया, तो व्हाट यू आर डूइंग, आप उस पर्टिकुलर सरप्लस को, उस प्रॉफिट को दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो। इससे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स भी कंटिन्यूअस हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, कंट्री ग्रो करेगी, और आप पैसों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हो। तो ये फंड्स का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए एक कंपनी जो है वो स्टैब्लिश की जा रही है। बस सिंपल शब्दों में ये ध्यान में रखो। नेचुरल रिसोर्सेज रेवेन्यू, जैसे कि नॉर्वे का ऑयल रेवेन्यू होता है, ट्रेड सरप्लस हो गए,
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गए, बजट सरप्लसेस हो गए, तो इन सब से इनके पास आ जाएगा पैसा। अब ये यहां पर पैसा रखेंगे और पैसा रखकर जो है वो उनको इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। सिंपली सी चीज ये ध्यान में रखना। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कि स्टेबलाइजेशन फंड होता है, जैसे कि फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए कि भाई सरकार का घाटा ना हो, राइट। फ्यूचर जनरेशन फंड होता है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, कि भाई हमने आज जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन खरीद ली, उस पर कोई काम जो है वो शुरू कर दिया, अब फ्यूचर में जो है वो उससे बेनिफिट मिलना शुरू होगा। एक होता है पब्लिक, जैसे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ना। अरे यार, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इक्विटीज, राइट। तो ये सब चीजें आप देखते होगे इसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, ये वही है बस, और कुछ नहीं है। एक होता है पब्लिक बेनिफिट पेंशन रिजर्व फंड, पेंशन और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए, कि भाई आगे चल के हम लोग को पेंशन देनी है, तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करो कि उससे आने वाला पैसा इसमें डालते रहो। तो ये अलग अलग, ये मान के चलो कि वो बना लेंगे। जैसे आप बजट बनाते हो ना, कि भाई मुझे सेविंग करनी है, कल को मुझे चाहिए भाई कार, तो उसमें ये मेरा बॉक्स जो है वो कार के लिए है, ये मेरा बॉक्स जो है मेरे घर के लिए है, ये मेरा बॉक्स जो है वो मेरे पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना है उसके लिए है, राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बस ये वही है कि ये हम अलग अलग चीजों के लिए एक स्लैब बना रहे हैं। और ये कंपनी के अंदर मौजूद जो एक्सपर्ट्स लोग होंगे, कि सरकार जहां का ऑलरेडी जहां पैसा फंसा है उसमें जो सरकार कमा रही है, तो वो इस प्रकार से जो है वो मैनेज करें कि वो कमाई जो है वो डबल हो, और उससे आने वाला पैसा इन सब चीजों की पूर्ति करे। जैसे कि फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करे, है ना, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में जो है वो फंडिंग की व्यवस्था करें, ऐसी चीजें। एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, जैसे नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सबसे बड़ा ये हम लोग को सॉवरेन वेल्थ फंड देखने को मिलता है, नॉर्वे का। चाइना के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है 1.35 ट्रिलियन यूएस डॉलर का। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी एक हम लोग को देखने को मिलती है 993 बिलियन यूएस डॉलर की। तो भारत सॉवरेन वेल्थ फंड या द भारत फंड की क्यों आवश्यकता है? तो देखो यार, भारत में पहली चीज तो पब्लिक सेक्टर की वेल्थ को अनलॉक करना है। 40 लाख करोड़ की डॉर्मेंट वेल्थ सिर्फ 80 लिस्टेड कंपनीज में पड़ी है। और अगर इस पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा और फाइनेंशियल एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है ये। और 2% हर साल डिसइन्वेस्टमेंट से, यानी कि सरकार जो अपने एसेट्स बेचती है, कंपनीज बेचती है, शेयर्स बेचती है, इससे 10 बिलियन यूएस डॉलर ज्यादा जनरेट किया जा सकता है। और फिजिकल डेफिसिट को 4.9% से कम करके 4.6% तक लाने में मदद मिलेगी। बहुत इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अलग अलग एरियाज में। तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, भारत की लो यील्ड फॉरेन रिजर्व, जैसे कि यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, तो ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड जो होगा, इससे हाई यील्ड ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो सकता है। भारत के पास 9 से ज्यादा महीनों का इंपोर्ट कवर है, तो फॉरेक्स रिजर्व का प्रोडक्टिव यूज किया जा सकता है, कि भाई हमारे पास जितना भी पैसा जो फालतू पड़ा हुआ है उसको हम यूटिलाइज करें, है कि नहीं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब एरियाज पे हम जो है वो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और पूरे दुनिया भर में पार्टनरशिप और डिजास्टर रिलीफ फंडिंग में भी फंड का रोल जो है वो हो सकता है, जो भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत जो है वो करेगा, और काफी सारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को हम वर्किंग पोजीशन में जो है वो ला सकते हैं, राइट। बट देखो, चीजें इतनी आसान भी नहीं होती हैं, चुनौतियां भी काफी सारी होती हैं। जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट का मुद्दा, नॉर्वे यूएई जैसे देश के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, प्राकृतिक संसाधन, ये सरप्लस में होते हैं, ये ज्यादा है। और भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग को ऑलरेडी देखने को जो है वो मिल रहा है, जो एक रिस्की फैक्टर है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अभी कर्जे में है, डेट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो हम लोग को पहले उसकी पूर्ति जो है वो है करनी है। और अगर थोड़ा सा भी अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो गड़बड़ाया, तो हम बहुत लॉस में जो है वो जा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ग्लोबल रिसेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस सॉवरेन वेल्थ फंड के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। यानी कि एकदम से अगर कोई, हमने पैसा फंसाया कहीं पर, इन्वेस्टमेंट किया, और कोई भी ऐसा इशू आया, जैसे कोविड-19 जैसी महामारी ले लो आप, सप्लाई चेन लॉक हो गई, तो जितना पैसा फंसा हुआ है वो लॉस में चला जाएगा। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट ऑब्वियस ही बात है यार, ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है।
इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर वो कैलकुलेटिव हो तो बहुत बढ़िया है। आंख बंद करके किया हुआ इन्वेस्टमेंट कोई किसी काम का नहीं होता। और ऑब्वियस ही बात है, दिस इज इंडिया। इंडिया के हमारे जो टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बैठकर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न्स आएगा ही आएगा। लॉस का सवाल ही नहीं उठता है। फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और फॉसिल फ्यूल इन्वेस्टमेंट का रिस्क हो सकता है कि साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन भी कंसर्न है। तो ये बड़े कंसर्न नहीं लगते मुझे। बट अगर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मॉडल तो जरूर बनाना पड़ेगा भाई, कि एक्सपर्ट लोग जो है वो यहां पर बैठे। इसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रखना होगा। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और बैंक्स के बोर्ड मार्केट मार्केट बेस्ड रेम्यूनरेशन के साथ वर्क करें। हाई ग्रोथ और ग्लोबल को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी और ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो किए जाए। और एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रिंसिपल को इंटीग्रेट किया जाए कि जो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा रहा है उससे भला जो है वो एनवायरमेंट का हो, सोसाइटी का हो। समझ रहे हो बातों को? तो प्रॉपर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पर ये इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी। लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सैंटियागो प्रिंसिपल जैसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, सैंटियागो प्रिंसिपल्स लिख लो। इसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। और पढ़ना कहां से, कुछ नहीं करना, सिर्फ डालना इसके आगे लिख देना WIKI। तो विकीपीडिया जो ओपन होगा उसका पहला पैराग्राफ जो है वो पढ़ लेना बस। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये भारत सॉवरेन वेल्थ फंड में पार्टिसिपेट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना होगा। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पॉलिसी रेजिस्टेंस को पॉलिटिकल कमिटमेंट के थ्रू रिजॉल्व करना होगा। और अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होगा तो ये देश की इकोनॉमी को जो है वो रॉकेट बना देगा। काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये, राइट, द भारत फंड। बट अभी के लिए आप इसके इससे रिलेटेड नोट्स मत बनाओ फिलहाल के लिए। बट आपको पता होना चाहिए कि द भारत फंड जैसी, चाहो तो टाइटल लिख लो कि सॉवरेन वेल्थ फंड लिखो आप, द भारत सॉवरेन वेल्थ फंड। और सॉवरेन में अंडरलाइन कर लें तो सरकारी है। और लिखना चाहो तो ब्रैकेट में सिर्फ इतना लिख दो, लाइक लाइक म्यूचुअल फंड्स। और सरकारी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, समझ तो चुके हो आप। बट अभी ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आने की उम्मीद है, क्योंकि ये फाइनलाइज हो सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि ये काफी अच्छा पोटेंशियल रख रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बड़ा सुनने वाला टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विकास और इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज हम समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो यार एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई थी, याद हो आपको शायद। कोविड-19 के आसपास के टाइम पीरियड पर काफी सारे किसान लोग जो है दिल्ली के बाहर जो है वो बैठ गए थे। याद आ रहा है? हर दिन न्यूज में आ रहा था। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के को अपोज करने के लिए बैठे थे। तो भारत में बताया जा रहा है कि फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज इंडस्ट्री में तेजी से ग्रोथ हो रही है। फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, अपन खाते ना फ्रेंच फ्राइज, तो फ्रोजन यानी कि मतलब कि बस भाई वो रेफ्रिजरेटर वाले हैं, उसको लाओ ओवन में डालो या डीप फ्राई करो। ओवन में नहीं, मेरे ख्याल डीप फ्राई वाले होते हैं वो तो, है ना। डीप फ्राई जो है वो करो और मस्त सर्व करके खाओ। तो 2023-24 में 1,35,877 टन से ज्यादा फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट किया गया, जो पहले भारत इंपोर्ट करता था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने इस ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले किया है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सक्सेस के चलते प्रोसेसिंग ग्रेड पटेटोस की तेजी से सप्लाई इंश्योर हो रही है, जो एग्री इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सुधार है, बड़ा रिफॉर्म है। देखो यार, जब ये टॉपिक चला था तब उस समय मैंने आपको बोला था कि सरकार, अब सरकार ने उस समय क्या एकदम से जो है वो थोप दिया था। अरे किसानों को लेकर बिल नहीं आया था तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एकदम से थोप दी, तो लोग उसको झेल नहीं पाए। तब मैंने उस समय जब ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था तब मैंने ये बात बहुत क्लियरली बोली थी कि सरकार देखना अब तो हटा देगी, बट अब धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली घुसेगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ। और ये वही स्टेप है कि धीरे धीरे करके किसानों को अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप आओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, देखो आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। क्योंकि एकदम से पहले थोप दिया तो लोग को समझ में नहीं आया। बट अब धीरे धीरे करके जो है वो किया जा रहा है। बट यार प्राइवेट सेक्टर जब ओवर पावर करता है ना तब बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो उसमें रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि किसान के घर घर में उसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। आर यू गेटिंग दिस? प्राइवेट सेक्टर डजंट केयर अबाउट द वेलफेयर।
आपके कल्याण की बात नहीं करता अनटिल अनलेस कि उसके इंटरेस्ट की पूर्ति ना हो रही हो। अरे जस्ट लाइक दैट ओनली। आप अगर अपनी कोई प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम करते हो, आपका फ्रेंड काम करता है, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके साथ बर्ताव बहुत अच्छा होगा। उसको हॉलीडे ट्रिप भी मिलेगी, आपको लगेगा अरे वाह यार कितनी अच्छी कंपनी है यार इसकी तो यार, है। बट वो जो उसकी कंपनी है वो सिर्फ उसके प्रति अच्छाई दिखा रही है। क्यों? क्योंकि जो उस कंपनी को चाहिए वो उसको प्रोवाइड करा रहा है। जहां भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होंगी, कंपनी पहले फुल प्रोसेस में लात मार के निकालेगी कि भागो यहां से। राइट? तो प्राइवेट सेक्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, पैसा। और जहां वो खत्म, जहां उनका इंटरेस्ट खत्म, जहां प्रॉफिट खत्म, वहां निकाल दिया जाता है। फिर उनको उससे सामने वाले से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर क्या है क्या नहीं है, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। तो जस्ट लाइक दैट ओनली कि इट कैन बी डेंजरस इन फ्यूचर। तो इस पर सतर्कता बरतनी पड़ेगी, प्रॉपर रेगुलेशंस रखना पड़ेगा कि किसी प्रकार से किसान एक्सप्लॉइट ना हो। नहीं तो बात फिर वैसी हो जाएगी कि सर्कल जो है वो इतिहास का फिर घूम जाएगा। जो काम ब्रिटिशर्स करते थे वो काम इंडिया के अंदर ही इंडियन सरकार जो है वो करवा रही है। फिर ऐसा होने लगेगा। तो इसलिए सतर्कता बताने की बहुत, बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल क्या है, कैसे ये काम करता है, तो ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख लेना। और वैसे अभी लिखने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स के अंदर ये आ ही जाएगा आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में, सुन लो समझ लो। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसान और एग्री बिजनेस फर्म्स के बीच। अरे बिल्कुल वैसे ही है यार, जो ब्रिटिशर लोग नहीं करते थे, किलो पकड़ो जो है पैसा इन्वेस्टमेंट का, और ये जो है वो उगाओ, इसके बदले में जैसे ये प्रोडक्शन होगा तो हम इतने रुपए आपको दे देंगे। अरे इंडिगो कल्टीवेशन में देख लो यार, कैश क्रॉप्स वगैरह ये लोग उगवाते थे तो ये नाटक नहीं करते थे कि पहले आकर जो है वो किसान को जो है पकड़ लिया, किसान को बोला लो पकड़ो, किसान खुश, अरे वाह यार इन्वेस्टमेंट का पैसा आ गया है। क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, इन्वेस्टमेंट। बट सामने वाले ने बोल दिया कि फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स इस रेट में हम चीजें आपसे वसूलेंगे, है ना। स्टार्टिंग में तो आपने मोटा मोटा अमाउंट जो है वो देख लिया, बट 5 साल तक जो आपको घिसने पड़ेगी उसका क्या है। देयर इज नो सर्टेनिटी की पता लगे एकदम से प्राइस है वो बढ़ जाए। फिर प्राइस घट गया तो चलो ठीक है, प्राइस घट गया तो कंपनी खुद ही भग जाएगी। प्राइस घट गया तो कंपनी बोलेगी हटाओ, अलग नहीं करना, कर लो केस। कंपनीज को सब पता है। कंपनीज की जो एग्रीमेंट होता है ना उसमें चुटकी से लिख दिया जाता है। क्योंकि पता है किसान आदमी है, थोड़ा ना वकीलबाजी करेगा। अब इस चीज में प्रोटेक्शन सरकार उसको दे किसान को तो बात बने। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो इस लेवल का अप्रोच जो है वो आपको रखनी है कि जो सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है तो यू शुड नो वेरी वेल कि सर इस पॉलिसी का क्या प्रो होगा, क्या कौन होगा। जब ये सरकार ने एकदम से इंप्लीमेंट किया था ना फार्म बिल, जब ये बहुत किसान बैठे हुए थे, मैंने उस समय बोला था बहुत क्लियरली कि देखना, अब सरकार इसको हटाएगी तो लोगों को लगेगा राहत कि चलो ठीक है अच्छा हो गया। फिर धीरे 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 करके लोगों के दिमाग में पहले इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस चीज को एक्सप्लेन बिना किए रख दिया तो लोग भड़क गए, गुस्सा हो गए। तो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं भाई, जो आप सिस्टम का हिस्सा बनोगे आप भी बनोगे। और ये चालाकी होनी चाहिए। अगर एकदम से जो है वो किसी के ऊपर चीजें थोपोगे ना तो वो झेल नहीं पाएगा। तो किसी को अगर प्रेशर देना है, धीरे धीरे करके दो, हल्के से हल्के से हल्के से। फिर उसको हैबिट हो जाएगी उसकी, जब हैबिट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो आपको कंप्लेन करेगा, करता रहेगा। तो मैं आपको बताता इसकी डेफिनेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसान और एग्री बिजनेस कंपनीज के बीच में, जिसमें पहले से ही डिसाइड किया जाता है टर्म्स की क्रॉप प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट जो होता है उसके टर्म्स पहले ही बता दिए जाता है कि भाई इतना आप प्रोडक्शन करोगे तो इतना मिलेगा, इससे ज्यादा करोगे तो इंसेंटिव देंगे, ऐसा ऐसा करके कुछ दे देते हैं, वो खुद से एग्रीमेंट होता है। तो इसके फीचर भी यही है, प्री फिक्स प्राइसिंग एग्रीमेंट। किसान को क्रॉप प्रोडक्शन के पहले ही फिक्स प्राइस मिल जाता है। क्वालिटी और क्वांटिटी कमिटमेंट होता है, किसान को स्पेसिफिक क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना होता है। किसान को अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने का टेंशन नहीं होता क्योंकि कंपनी डायरेक्ट उससे खरीद लेती है। और कंपनीज हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी सब प्रोवाइड कराती है कि जो किसान को चाहिए बोलती है बेटा तेरे को क्या चाहिए बता, वो देंगे। बट जो हमें चाहिए वो तू हमें देगा, और ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अलग अलग प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, एक सेंट्रलाइज मॉडल होता है। एग्री बिजनेस कंपनी पूरा सप्लाई चेन इस पर कंट्रोल करती है। मतलब खेती, किसानी, वेयर हाउसिंग, सप्लाई, हर एक चीज, प्रोसेसिंग सब। एक होता है न्यूक्लियस एस्टेट मॉडल, कंपनी खुद भी फार्मिंग करती है और
जो लोकल किसान से भी परचेज करती है। एक होता है मल्टी पार्टी मॉडल, सरकार, प्राइवेट कंपनीज, किसान सब मिलकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। और एक होता है इंटरमीडिएटरी मॉडल, जिसमें एक बिचौलिया होता है, मिडिल मैन जो होता है, वो फार्मर्स और बायर्स के बीच का ब्रिज का काम जो है वो करता है। तो बस ये इसके अलग अलग हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं कि इसके टाइप्स भी जो है वो होते हैं अलग अलग टाइप के। इसमें लिखा था क्या टाइप्स? इसमें शायद नहीं था, बट ठीक है। अब सुनो, थोड़ी सी बात फ्रेंच फ्राइज इंडस्ट्री के बारे में करते हैं और इंडिया की जो ये पूरी स्टोरी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को से रिलेटेड, इस पर बात करते हैं। तो भारत अब फ्रेंच फ्राइज का एक मेजर एक्सपोर्टर बन चुका है। पहले हम इंपोर्ट करते थे। फ्रेंच फ्राइज इंडस्ट्री का सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। नॉर्मली आलू जो होता है इसमें ज्यादा मॉइस्चर और शुगर होता है, जिसके कारण जो डार्क कलर फ्राई जो है वो करता है। आपने देखा हो कई बार फ्रेंच फ्राइज खाते तो बहुत डार्क कलर के बट वो आलू आते हैं, तो उसमें मजा नहीं आता है ना। जब फ्रेंच फ्राइज निकले और उसमें बिल्कुल येलो, ब्राइट येलो कलर के देखें तो कितना अच्छा लगता है, मैकडी वाले, है ना। कई बार आप लोकल ढाबे वगैरह से फ्रेंच फ्राइज बनवा लेते तो क्या होता है, वो बिल्कुल पीले पीले बिल्कुल डार्क टाइप के रहे बनते हैं, तो उसमें मजा नहीं आता। तो फ्रेंच फ्राइज इंडस्ट्री का सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नॉर्मल पोटैटोज में ज्यादा मॉइस्चर और शुगर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए स्पेशल पोटैटो की वैरायटी, जैसे कि संताना, इनोवेटर, कुफरी, फ्राई सोना, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जो हाई क्वालिटी फ्रेंच फ्राइज बनाने में मदद करती है। तो देखो ये लिख लेना, ये वाली, ये पोटैटो की वैरायटी है, ठीक है। हाई अलग टाइप की पोटैटो की वैरायटी है जिसमें लो शुगर और मॉइस्चर हम लोग को देखने को मिलता है, जिससे कि फ्रेंच फ्राइज बढ़िया अच्छे अच्छे दिखते हैं। अब 1.8 किलो का कच्चा आलू से 1 किलो फ्रेंच फ्राइज बनती है। और मैकेन फूड, आईटीसी, पेप्सिको, ऐसे ब्रांड्स ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को अपने साथ शामिल कर लिया है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, अभी तो सरकार इसके बेनिफिट्स बताएगी, डंका बजाएगी कि सभी लोग करो। बट इसको रेगुलेशन करना जरूरी है, तो किसान उलझ जाएगा बहुत गंदा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारतीय किसानों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इससे स्टेबल इनकम होगी किसान की, प्राइस सिक्योरिटी होगी, टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि सब चीज कंपनी प्रोवाइड कराती है ना। और इसमें ज्यादा नुकसान होगा नहीं किसानों का, क्योंकि पहले से वो रिसर्च करके आते हैं प्रॉपर। बस वो किसान को बोलते हैं, लोगों बेटा तुम्हारा एक खेत है, तुम्हें जैसा बोल रहा है वैसा करो बस, और जो भी प्रोडक्शन होगा हमें दे दो। किसान भी खुश, किसान को अच्छा लगता है, ये बताया जाता है किसान को। बट उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में थोड़ा सा भी झोल हुआ ना, तो बस। नहीं, आप और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये भी है ना, किसान नेगोशिएट नहीं कर पाता। अब तो मतलब इमेजिन, जस्ट इमेजिन वन थिंग, सिंपल थिंग। एक सामने वाला व्यक्ति रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इसके काफिले से आ रहा है। चार फॉर्च्यूनर आगे चल रही है, चार फॉर्च्यूनर पीछे चल रही है, बीच में रेंज रोवर, ऑडी, बीएमडब्ल्यू आ रही है। गांव के अंदर घुस गया वो, लोग देखकर ही वो होगा कि यार कौन बड़ा आदमी आ गया, बिल्कुल कोट वोट पहना हुआ व्यक्ति। वो खड़ा होता है किसान के सामने, बोलता है कि मुझे आपका ये जो है वो चाहिए। किसान तो हाथ जोड़ के बोलेगा, अरे मालिक जवाब दे, क्योंकि वो वहीं पे निकाल के जो है वो एक आधी गड्डी उसको पकड़ा देगा कि वो मैं तुम्हारे काम से खुश हूं। तो अब इमोशनल है किसान। और ये जो पैसे वाले जो होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, दे नो वेरी वेल कि किसको कैसे घेरना है ना, किससे कैसे हाँ बुलवानी है। तो उसको पहले खुश कर दिया, इमोशनल है ना बेचारा किसान, उसको खुश कर दिया अपनी हीरोगिरी जो है वो दिखाकर। उसको ये जता दिया कि बड़े मालिक आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए ही करेंगे, जो करेंगे तुम बहुत सही हो गए, देखो अब तुम्हारे जलवे, बड़े मालिक का हाथ हो गया तुम्हारे सर के ऊपर। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर अभी मैं जाता हूं, मैं गांव विजिट करने जो है वो जाता हूं, यहीं पर नजदीक में है। हमारे एक आईएएस ऑफिसर है दुबे जी, उनका बेसिकली वो फार्म है। तो वहां पर बेसिकली मतलब उन्हीं का फार्म है, तो वहां पर अभी वो धनिया उगा है, मूली उगाई है, काफी सारी चीजें उगा रहा है। राइट, यानी कि वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और उस पर एक काम जो है वो चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो व्हेन आई विजिट देयर, तो आई यूज टू सी कि जो हमारे साइड से बोली जाती है और वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जो हम जब वहां पर पहुंचते हैं, वो हमारे लिए पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। राइट, कह रहे यार मालिक लोग आ रहे हैं, अरे जैसा आप बोलो साहब, जैसा आप बोलो, अरे आप आते तो बहुत अच्छा लगता है। राइट।
फॉर एग्जाम्पल कि हम वहां पहुंचे तो उनके लिए भी कुछ सामान वगैरह लेके पहुंच गए, खाने पीने का ये सब, तो वो खुश कि अरे वाह। अब इससे क्या होता है, इससे सामने वाला बंदे को लगता है कि यार मालिक अपने लिए बहुत कर रहा है। बट वहीं दूसरी तरफ उससे इतना एक्स्ट्रा काम करवा लिया कि थोड़ी सी जो है वो चीजें देकर कि उसको उस एक्स्ट्रा काम करने का वो मतलब ये मान के चलो कि एंग्री नहीं हुआ वो, यानी कि उसको गुस्सा भी नहीं आई, उसको लगा कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूं। बट जब 4-5 साल बाद उसको पता लगेगा कि उसके साथ शोषण हुआ, फिर तो गड़बड़ है ना। या फिर कभी ऐसी कोई व्यवस्था जो है वो हो गई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई और कोई भी आपदा अगर आ गई तो कंपनी ने उसको प्रोजेक्ट देना बंद कर दिया, मालिक ने आना बंद कर दिया, तो भाई उसको तो अब सप्लाई मिलेगा नहीं ना। उसका जो रेगुलर जो फ्लो था, उसने जो सोच रखा था कि बच्चे को मैं अच्छी जगह पे भेजूंगा, पढ़ाऊंगा, बच्ची को पढ़ाऊंगा, जो उसने सब कर रखा है अपनी व्यवस्था, और अब एकदम से उसका धंधा पानी बंद हो गया और बच्चों और बच्ची की फीस फिर वो कहां से अफोर्ड करेगा। हो सकता है उसके बच्चे बच्ची जो है बाहर आईएएस की तैयारी करने गए हों, दिल्ली पढ़ रहे हों या दूसरी सिटी में पढ़ रहे हों, है। उसका महीने का खर्चा जो इनको भिजवाना था वो खर्चा आना बंद हो गया, फिर ये तो हो गया ना कांड। इसने देखा था कि मैं 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रहूंगा, बट उसको थोड़ा पता था कि एक क्लॉज इसमें ऐसा भी लिखा हो कि कंपनी जब चाहे तब तो मैं निकाल सकती है, और उसने साइन कर दिया। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी वेरी डिजास्ट्रस इफ नॉट टेकन केयर ऑफ इट प्रॉपरली। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड कानून भी है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 फेयर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म इंश्योर करता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। एक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जिसको 2020 में रद्द कर दिया। किसानों को अपना प्रोड्यूस फ्रीली स्टोर और सेल करने की आजादी मिलती थी इससे। और एक फार्म लॉ 2020 आया था, इसी को लेकर चिंता थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बूस्ट देने की कोशिश की गई, लेकिन काफी प्रोटेस्ट हुए। मैं इसी कानून की बात कर रहा था, फार्म लॉस, और ये कानून रद्द कर दिया। और फ्यूचर में एक बैलेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो ये कानून जो इन्होंने रद्द किया था ना, ये सब कानून जो है वो नाम लिख लेना, ये सब कानून वगैरह के नाम। जो मैं कानून की जो है बात कर रहा था, वो था अपना ये फार्म्स लॉ 2020। तो चैलेंज यही है भाई कि अपन को सही तरीके से जो है वो इसको मॉनिटर करना है, रेगुलेट करना है। दैट्स इट। बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी टॉपिक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का टॉपिक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका टाइटल लिख लो, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है। तो भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इसके एक्सप्लोरेशन और सप्लाई चेन सिक्योरिटी इंश्योर करना, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स को हम निकालें, इसकी माइनिंग करें और इसको सप्लाई करें। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऐसे मिनरल्स भारत की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लोबल डिपेंडेंसी को कम करने और डोमेस्टिक रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, खुद खुद ही अपनी कंट्री के अंदर मिनरल्स जो है वो निकाल कर उसको एक्सप्लोर करें। ऑब्जेक्टिव जो है वो इनका यही है। पहली चीज तो आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लोर करें क्रिटिकल मिनरल्स को, हमें पता भी तो होना चाहिए। इसमें हमें हेल्प करेगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी एजेंसीज, ये हमारी मदद करेंगी कि कहां पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं और उनको निकालें। फिर हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। भारत लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे मिनरल के लिए चाइना, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका पर डिपेंडेंट है। हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, है ना। फिर एडवांस एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जाएगा कि नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ये मिनरल्स को जो है हम बाहर निकालें। इंटरनेशनल पार्टनरशिप हम करेंगे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, अफ्रीका के साथ, राइट। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी, सोलार पैनल्स, विंड टर्बाइंस और सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई इंश्योर होगा। वेस्ट माइनिंग और यूज्ड बैटरी से मिनरल रिकवर करने की पॉलिसीज भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीजें हैं। और क्रिटिकल मिनरल्स गाइस आपको ऑलरेडी पता है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, यानी कि आज की डेट में जितनी भी चीजें हैं, जो आने वाली समय की टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स की नीड बहुत ज्यादा है, राइट। जॉब इससे क्रिएट होगी,
रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एआई इंडस्ट्रीज में होता है, राइट। तो इस मिशन के थ्रू भारत के टेक्नोलॉजिकल जो गैप्स है उसको फुलफिल करने का मौका मिलेगा। भारत जो है वो सप्लाई करेगा ऐसे मिनरल्स को। मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ बनने बनने शुरू है, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, यानी कि हम सभी चीज में हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, कि इंडिया आज की डेट में दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मैंने आपको बताया इन सब मिनरल्स के लिए। चाइना का पूरे दुनिया भर में सप्लाई जो है वो 60% से ज्यादा है, राइट। चाइना डोमिनेट करता है इन सब मिनरल्स में, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए ना। तो इसको हम लोग को जो है वो चैलेंज करना, हम भी जो है वो चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, राइट। देखो इन सब मिनरल्स के लिए ग्रेफाइट, लिथियम, सिलिकॉन, टिटेनियम, ये सब है ना। इसके अलावा हमने मिनरल सेक्टर्स के अंदर कुछ डेवलपमेंट भी जो है वो किए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कानून भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, इसी से रिलेटेड देख लो आप, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इसको 2023 में अमेंड किया गया था कि हम क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोर करें। और लिथियम रिजर्व डिस्कवरी जम्मू कश्मीर में, याद आ रहा है कुछ 2023 में जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो लिथियम जो है वो डिस्कवर हुआ, राइट। अभी लेटेस्ट न्यूज थी ये तो, लिथियम डिस्कवरी की, याद आ रहा हो तो आपको। काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिले, इनके साथ कोलैबोरेट करके हम लिथियम सप्लाई चेन जो है वो कर रहे हैं। तो ये फैक्ट भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। काफी सारी कंट्री के साथ मिलकर, बोलीविया वगैरह हो गया, राइट। लिथियम का उपयोग होता है ना उसमें बैटरीज बनाने में, तो उस पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं, राइट, इंडिया के अंदर। 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिजर्व, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर वाला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद जम्मू कश्मीर के बारे में, बट ये आपको पता होना चाहिए। आप बस जो भी चीज मैं अब बताता हूँ आपको, आप ध्यान से सुना करो पूरी चीजों को, क्योंकि ये सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं। और मैं इतने बार पढ़ा चुका हूँ ये सब टॉपिक्स को कि इनसे रिलेटेड फैक्ट्स मेरे को बिल्कुल रटे हुए रहते हैं। कि जैसे बोलीविया कंट्री के साथ हमने जो है वो एग्रीमेंट किया था लिथियम को जो है वो लेकर, है ना। काबिल जो हमारा इनिशिएटिव है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं अलग अलग मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन पर, उसके सप्लाई पर, है ना। तो ये चीज जम्मू कश्मीर के अंदर खुदाई हुई थी, तो लिथियम का रिजर्व जो है वो मिला। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से हम काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर जो है वो काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, है ना। तो हमें हमारी इसी चीज को जो है वो बूस्ट करने की जो है वो आवश्यकता है। तो ये एक छोटा सा मिशन था जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, राइट। ट्राई करना आंसर देने की। लॉज नहीं भी पता इसका आंसर तो थोड़ा सा वेट करना, लॉजिक लगा के इसका आंसर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा जो है ये मार्टियर डे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ये आपको पता है कि शहीद दिवस कब कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर, तो 2 बार मनाया जाता है। तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए दूसरी बार कब मनाया जाता है, किस पर्पस के लिए मनाया जाता है, तो वो भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। और एक मेंस का क्वेश्चन था आपके लिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना है 120 वर्ड में जो है वो लिखने की, क्योंकि जब कोशिश करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और बाकी ये ये ज्ञान सर है, और ज्ञान सर का पेड कोर्स इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज को वो ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए, मैं हूं कमलाक्ष झा, आपका एजुकेटर, साइन ऑफ करता हूं। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।